हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 27 फरवरी 2017। तो देखते हैं आज के हमारे प्रीलिम रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आज हिंदू में कोई भी क्वेश्चन नहीं था, तो हमने जैसे मैनेज करके कुछ बाकी पेपर्स में से देख के और स्टैटिक पोर्शन ऐड किया है। तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट IATA. The International Air Transport Association is an intergovernmental agency. Next is IATA supports airline activity and helps formulate industry policy and standards. Third is IATA is a trade group with no legislative powers. तो ऑप्शन है 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 1 एंड 3 करेक्ट एंड 2 एंड 3 करेक्ट। अक्सर होता है ऐसा है ना दोस्तों कि हम ऐसे क्वेश्चन देख के सोचते हैं कि छोड़ दे, हमें पता नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चन में ना कोई ट्रिक्स होती है। यूपीएससी भी ऐसे ट्रिक्स हमेशा इन क्वेश्चन में लॉजिकल ट्रिक्स छोड़ देती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले स्टेटमेंट में क्या कहा है कि ये इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है, हाँ, और थर्ड स्टेटमेंट में कहा है ये ट्रेड ग्रुप है। तो ये तो मतलब फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन एक साथ तो पॉसिबल नहीं हो सकते कि दोनों ही ट्रू हो। तो हमें हमारा जो एक ऑप्शन है मतलब सी ऑप्शन वो तो एलिमिनेट हो गया। तो बचते हैं 1, 2 और 2 एंड 3। तो इन दोनों में हमें अब जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है सेकंड। तो IATA सपोर्ट्स एयरलाइन एक्टिविटी एंड हेल्प्स फॉर्मुलेट इंडस्ट्री पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स। तो अगर हम थोड़ा भी सोचेंगे तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, तो ये एक मैंडेट हो सकता है उसका, कि उसका एम हो सकता है। तो इस वजह से हमने अगर हमें क्या चाहिए कि 1 एंड 2 ऐसा आंसर चाहिए या 2 एंड 3 ऐसा आंसर चाहिए। तो हमारे जो स्टेटमेंट्स है उसमें डी जो ऑप्शन है वो है 2 एंड 3। तो ये ऐसे करके हम कुछ मतलब जो क्वेश्चन के बारे में हमें कुछ पता भी नहीं होता, उन क्वेश्चन में लॉजिक और एलिमिनेशन टेक्निक लगा के आंसर्स सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डी, 2 एंड 3 करेक्ट। तो ये जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो एक ट्रेड एसोसिएशन है एंड इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरलाइन एसोसिएशन एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। 1945 में ये हवाना क्यूबा में स्थापित की गई थी और इसका सक्सेसर थी इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशंस। एंड ये जो है इस ट्रेड ग्रुप को कोई भी लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, मतलब इसने ट्राई बहुत किया था लेजिस्लेटिव पावर्स में हम हासिल कर सके इसके, लेकिन बहुत फैक्चुअल इन्फ्लुएंसेस के बाद भी इसको लेजिस्लेटिव पावर मिल नहीं सकी है। तो जो न्यूज़ थी वो ये थी कि इंडिया सीक्स हाईएस्ट डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ग्रोथ इन 2016 IATA एंड नेक्स्ट इज रिसेंटली जो IAA हमारी अथॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट्स है इंडिया की एंड IATA ने मिलकर एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्काईरेव 360, जो है ई बिलिंग सॉल्यूशंस के लिए जो लीकेजेस होते हैं वो रेवेन्यू लीकेजेस कम करने के लिए। तो जैसे कि हमारी अभी उड़ान स्कीम भी चल रही है, तो अगर कोई क्वेश्चन हमें आ जाए तो इस हिसाब से ये IATA के बारे में हमें पता होना चाहिए। एंड ऑल्सो ये जो स्टेटमेंट था, न्यूज़ थी एक्चुअली, कि इंडिया सीक्स हाईएस्ट डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ग्रोथ इन 2016, तो ये भी कहीं आप कोट कर सकते हो मेंस में कि ये IATA इंटरनेशनल एजेंसी द्वारा दिया गया ये कोट है इसे। फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत टाइम हो गया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड मैंडेटरी फॉर ऑल प्राइवेट स्कूल टू इंस्टॉल सोलर सिस्टम्स? पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हमें इसका आंसर पता होना चाहिए, ऐसा ही आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने स्कूल में एक स्कूल को सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए एनर्जी नीड्स में ये कदम उठाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द सोलर पावर प्लांट एट स्कूल्स ड्यूरिंग समर वैकेशंस इन जून एंड जुलाई वुड बी एडेड टू द ग्रिड एंड द रिकॉर्ड ऑफ विच वुड बी मेंटेन थ्रू द नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग कंसेप्ट अगर आपको पता हो तो अच्छा है, क्योंकि ये एक बार पूछा गया चुका है यूपीएससी द्वारा। एक्चुअली ये होता क्या है इसमें कि आप घर पे सोलर सिस्टम द्वारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, जितनी आपको चाहिए वो उतनी आप यूज़ करो, और अगर कुछ एक्सेस एनर्जी बचती है तो वो ग्रिड में स्टोर की जाएगी। ऐसा ये नेट मीटरिंग सिस्टम है। नेक्स्ट इज 3, सेंचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर है डी, वेस्ट बंगाल। और ये न्यूज़ में था क्योंकि इंडियाज फर्स्ट हिल स्टेशन बाइसिकल प्लान अनवील्ड इन दार्जिलिंग,
फर्स्ट हिल स्टेशन बाइसिकल पाथ तो था, तो ये हमने क्वेश्चन ऐड कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 20 किलोमीटर लॉन्ग पाथ है जो थिक पाइन फॉरेस्ट से होकर गुजरता है, जो सेंचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। और ये जो है वो 1915 में स्थापित की गई थी दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल, और ये एक इंडिया की ओल्डेस्ट सेंचुरी में से है। और ये जो रोड अभी 20 किलोमीटर लॉन्ग साइकिल पाथ जो बनाया गया है, वहाँ से आप कांचनजुंगा जो हमारा थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है वो भी पाथ पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट DIPP। द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। And next is DIPP is also responsible for intellectual property rights relating to patents, designs, trademarks and geographical indications, that is GI tags जो होते हैं उनके गुड्स के बारे में। तो हमें जो आंसर दिए है वो है ओनली 1 करेक्ट, बोथ 2 करेक्ट, बोथ करेक्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो जो DIPP है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, ये बात सही है। और जो सेकंड जो है कि सेकंड स्टेटमेंट जो है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट, इसको भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बात भी सही है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग एंड इंक्रीजिंग द FDI फ्लोज इन द कंट्री। तो न्यूज़ ये थी कल की, ये एक्चुअली रेडियो की न्यूज़ थी। FDI inflow zooms 18% to 46 billion in 2016 DIPP। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नीति आयोग। तो हमारे ऑप्शंस है A कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, B प्रमोशन ऑफ पार्टिसिपेशन, C टॉप डाउन अप्रोच एंड D थिंक टैंक फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन। तो ऑब्वियस है कि जो हमें पता है कि नीति आयोग के बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, तो ये एक बात करेक्ट है। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ पार्टिसिपेशन। जैसे फेडरलिज्म है कि बाकी सभी जो स्टेक होल्डर्स है उनके पार्टिसिपेशन का नीति आयोग प्रमोशन करती है, तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट इज थिंक टैंक फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन। इसी वजह से नीति आयोग को बनाया गया था कि एक इट विल वर्क एज अ थिंक टैंक। तो जो हमारा जो हमें कौन सी नहीं है ये पूछा गया है, तो सी जो ऑप्शन है टॉप डाउन अप्रोच, ये गलत है। टॉप डाउन अप्रोच जो था वो पहले प्लानिंग कमीशन था उसमें था, अभी नीति आयोग में जो है बॉटम अप अप्रोच है। मतलब आप जो स्टेट है, स्टेट से जो कुछ ज़रूरतें होगी वो सेंटर को बताई जाएगी, ऐसा ये बॉटम अप अप्रोच है। तो ये न्यूज़ थी नीति आयोग टू ऑर्गेनाइज अ हाई लेवल वर्कशॉप फॉर एडवांसिंग इनोवेशन इन पैसेंजर मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो इस पे क्वेश्चन क्या बना है ये समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने एक जनरल स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया। तो बाकी तो आप जानते हैं नीति आयोग के बारे में, अगर कुछ जानना चाहते हो और तो पढ़ लीजिए, एक अच्छा टॉपिक है और शायद पिछले दोनों साल इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ इज कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट नीलांबर। इट इज़ अ टाइप ऑफ टीक एंड नेक्स्ट इज नीलांबर इज फाउंड इन आंध्र प्रदेश। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, बोथ करेक्ट और नन ऑफ द अबव ऐसे ऑप्शंस है। तो जो ये नीलांबर है वो टीक का टाइप है, ये बात करेक्ट है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में नहीं केरला में मिलता है, तो ओनली 1 करेक्ट है। तो ये न्यूज़ में है नीलांबर, क्योंकि नीलांबर जो है उसको GI टैग मिलने वाला है और इसके लिए केरला गवर्नमेंट और नीलांबर टीक हेरिटेज सोसाइटी जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि इसको GI टैग मिल जाए। ये नीलांबर जो है वो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने ढूंढा था और उसके बाद ये वहाँ पे लोग इसका बहुत यूज़ करने लगे, लेकिन अब रिसेंटली ऐसे होता है ना कि फेक नीलांबर टीक बाज़ार में मिलने लगा है, इस वजह से इसको GI टैग मिलने के लिए केरला गवर्नमेंट प्रयास कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो थी वो 2015 में आई थी, नवंबर 2015 में, और उसका जो सेकंड फेज है मतलब बॉन्ड इशू करने का वो आज से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमने क्वेश्चन ऐड कर दिया। देयर विल बी नो नीड टू बाय एक्चुअल गोल्ड एंड बी इज एनी पर्सन हैविंग इंडियन ओरिजिन कैन इन्वेस्ट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ए करेक्ट, बी करेक्ट, बोथ करेक्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है गोल्ड बॉन्ड है तो हमें सोना खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वजह से पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है।
लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है उसमें इंडियन ओरिजिन कहा गया है, लेकिन इंडियन ओरिजिन नहीं, ये सिर्फ इंडिया के जो सिटीजन्स है उनके सिटीजन्स और इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए ये स्कीम है, गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। और उसके साथ साथ 500 ग्राम तक का मतलब सोने की वैल्यू तक का एक आदमी बॉन्ड खरीद सकता है, आदमी इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट इज अ बिल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिल इज डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन डीलिंग विथ। तो आज का हिंदू का जो मेन आर्टिकल था उस पर ये क्वेश्चन है। हमारा जो 1/10 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मनी बिल के बारे में जो डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसमें से आप मनी बिल है ऐसे चूज कर सकते हो, तो उनमें से ये ऑप्शंस है, आपको करेक्ट कौन सा ये बताना है। द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, अगर ऐसा हो तो मनी बिल कह सकते हो। नेक्स्ट, द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय यूनियन गवर्नमेंट, ऐसा हो तो भी आप मनी बिल इसमें ऐड मनी बिल होता है वो। इन थर्ड स्टेटमेंट है द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और अदर पिक्यूनियरी पेनल्टीज। तो जो हमारे ऑप्शंस है वो है 1 करेक्ट, बी करेक्ट, सी करेक्ट और ए एंड बी करेक्ट। तो ए एंड बी करेक्ट है, थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। पेनल्टीज वगैरह कुछ लगानी हो तो उसमें मनी बिल का कोई प्रावधान नहीं होता उसके लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट VX9। तो स्टेटमेंट है VX is an fast acting toxin that sparks respiratory collapse and heart failure. B is it is odorless, tasteless and highly toxic. तो इनमें भी कौन से करेक्ट है ये पूछा है, एंड बी, ए बी एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो रिसेंटली जो नॉर्थ कोरिया के लीडर है किम जोंग उन, उनके जो हाफ ब्रदर है, उनकी मौत के बाद ये जो VX9 है वो न्यूज़ में था। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। VX9 जो है वो फास्ट एक्टिंग टॉक्सिन है, रेस्पिरेटरी कोलैप्स करता है और उसके उस वजह से हार्ट फेल्योर होता है। एंड इट इज़ अ कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस, हाईली टॉक्सिक। और US द्वारा इसे डिस्क्राइब किया गया है एज अ मोस्ट पोटेंट ऑफ ऑल नर्व एजेंट्स एंड इट ऑल्सो नोन यूज ऑफ VX इज केमिकल वेरफेयर एजेंट। केमिकल वॉरफेयर जो होता है उसमें ये यूज करते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन टुडे, व्हाट इज करेक्ट अबाउट भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स। ये आज का, जैसे हमने कहा था पहले कि आप इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन पढ़ा कीजिए, उसमें से ये क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्ट अबाउट भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स। तो ऑप्शंस है the standards based on European regulations were first introduced in 2000. Progressively stringent norms have been rolled out since then. मतलब 2000 सन से ये भारत स्टेज नॉर्म्स जो है वो भारत में लागू किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज इन 2016 द गवर्नमेंट इंडिया अनाउंस दैट द कंट्री would skip the BS5 norms altogether and adopt BS6 norms by 2020। मतलब अभी हमारे यहाँ पे जो है वो भारत स्टेज 4th नॉर्म्स जो है वो लागू है, और पिछले साल गवर्नमेंट ने ऐसे डिसाइड किया कि हम भारत स्टेज 5 के अलावा डायरेक्ट भारत 6 पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज these are set by the Central Pollution and Control Board CPCB under the Ministry of Environment and Forest, Ministry of Environment, Forest and Climate Change। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो लगभग हमें देख के ही पता चलता है कि इनमें से डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चंस। ये इसमें जो भारत स्टेज नॉर्म्स है उसमें क्या क्या कवर किया जाता है, तो है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो कुछ कंपाउंड्स हो गए वो, देन हाइड्रोकार्बन्स एंड NOx एंड लास्ट इज पर्टिकुलेट मैटर। ये जो 5 बातें हैं वो भारत स्टेज में कवर की जाती है। और ये न्यूज़ है कि इन 13 मेजर सिटीज भारत स्टेज 4 इमिशन स्टैंडर्ड्स वेर पुट आउट इन प्लेस इन April 2010। BS4 नॉर्म्स वेर सपोज टू बी केम इनटू इफेक्ट नेशन वाइड फ्रॉम April 2017। तो इस अप्रैल से ये जो नॉर्म्स है वो भारत में पूरे भारत में लागू किए जाएंगे। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। Keep studying and have a wonderful day ahead.